हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को पढ़ने से पहले हमको इसकी हेडिंग को समझना पड़ेगा। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। चूंकि हम यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, क्या अकाउंटिंग मतलब क्या फाइनेंशियल पोजीशन है या कितनी प्रॉफिटेबिलिटी वो अर्न कर रहा है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये शो करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हम फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट, जिसे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, उसे बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो है ना, ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक व्यापार करने का एक तरीका है। जब कुछ लिमिटेड लोग या कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल्स मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, या तो वो बिजनेस सिंगल इंडिविजुअल कैपेसिटी में करा रहे हैं या कुछ लोग मिलके आपस में कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड लोग यदि मिलके आपस में कर रहे हैं, तब भी वो क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन कराता है, ठीक है, तो वो जो बिजनेस अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में रन करा रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहलाता है। ठीक है, इससे बड़ा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से बड़ा एक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, या तो वो एचयूएफ का होगा या तो वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में होगा। ठीक है, और उससे भी बड़ा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है या फॉर्म ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है कंपनी। तो देखा जाए तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो सीधी बात है, अभी हम यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर की हेडिंग फिर से मैं बता दूं आपको। इस चैप्टर की हेडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जिसमें हम यहाँ पे किसी बिजनेसमैन के द्वारा जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किए जाते हैं या जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, उसके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में होता क्या है, हम जर्नल करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से आते हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि जैसे ही बिजनेस का क्लोजिंग होता है या बिजनेस जब क्लोज होने वाला होता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हम क्या करते हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए और पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब यहाँ पे एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन से है कि बिजनेस में कितने का एसेट्स हैं, ठीक है, और कितने की लायबिलिटी बिजनेस में लगी हुई है। ठीक है, यह लायबिलिटी लिया गया है बिजनेस के द्वारा, और बिजनेस की कितनी कैपिटल है, इसकी पोजीशन बताता है पोजिशनल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, जो कि अपने आप में एक इनकम स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट का ही टाइप है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, जो बताता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के पोजीशन को। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट दैट शो द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी को शो करने के लिए आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट से। और इनकम स्टेटमेंट में होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाए जाते हैं। पीएल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट दैट शो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात कर रहा है फाइनेंशियल पोजीशन की। अभी हमने बात की थी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, अब बनाना कब है, ये प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो कब बनाते हैं, जब बिजनेस चल रहा होता है तब नहीं, जब बिजनेस
क्लोज होने वाला होता है, या उसका अकाउंटिंग पीरियड जो है एंड होने वाला होता है, या उसके बाद जैसे अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन द वर्ड ऑफ जॉन एन मायर, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। ये कहते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। ये बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करता है, एक समरी बताता है। किसका, अकाउंट्स की समरी बताता है कि किसी बिजनेस इंटरप्राइज के द्वारा जो भी अकाउंटिंग किए गए हैं उनके समराइज्ड फॉर्म क्या है, या जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है वो समराइज्ड वे से दिया जाता है जो उनकी टोटल पोजीशन या नेट पोजीशन को बताती हैं। The balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on certain date and the income statement showing the result of operation during a certain period। कहने का मतलब ये है, ये बोल रहे हैं कि जो assets, liability और capital जिसे हम बैलेंस शीट में प्रिपेयर करते हैं वो उसकी एक्चुअल पोजीशन बताती हैं। ठीक है, अकाउंट्स की एक्चुअल पोजीशन बताती हैं समराइज्ड फॉर्म में कि कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है और कितने की कैपिटल है। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी हमको बैलेंस शीट से मिल जाती है। उसी प्रकार से देखिए एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग, और इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है, ये बताता है रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। क्या बताता है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, कि बिजनेस चलाने का क्या रिजल्ट या आउटकम आया। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड में। कहने का मतलब ये है कि इस अकाउंटिंग ईयर में यदि हम 1920 की बात करते हैं तो 1920 में कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, इसकी जानकारी हमको इनकम स्टेटमेंट बताती है। ठीक है, ओके। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को बताया गया है। किसको बताया गया है, इनकम स्टेटमेंट को बताया गया है। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, प्रिपेयर टू असर्टेन, इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट लॉस एंड नेट प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है जिससे कि ये पता चल सके कि ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ है और नेट प्रॉफिट या लॉस है ना उस अकाउंटिंग ईयर में कितने का हुआ है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, तो ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट का रिलेशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, या ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटकम निकलता है ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के रूप में निकलता है। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट या आउटकम होता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू असर्टेन पोजीशन लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। मतलब पोजीशन को चेक करने के लिए, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए आपको क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट, जो कि है ना शो करता है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन क्या है। मतलब उस बिजनेस में कितने की एसेट्स है, वो एसेट्स कितने कौन कौन से टाइप के हैं और कितने अमाउंट की है, इसकी जानकारी मिलती है वहाँ पे। और जो लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी मतलब कंपनी या बिजनेस किसका कितना पैसा चाह रही है। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी मिल रही है, और बिजनेस की एक्चुअल में कितनी कैपिटल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। थर्ड में एक पॉइंट दिया गया है कि शेड्यूल एंड नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जब आप इनकम स्टेटमेंट या पोजिशनल स्टेटमेंट आप बनाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट आप जब बनाएंगे तो उसमें जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए या एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन आप जब भी करेंगे तो आपको उसे वर्किंग नोट के रूप में भी देना होगा, और उसका रिफरेंस भी ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट में आपको बताना होगा। ठीक है, ओके। अब ऑब्जेक्टिव क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी चीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में समझिए। देखिए फाइनेंशियल क्या स्टेटमेंट बनाने के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो हैं, एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन, कि ट्रू एंड फेयर व्यू
को जानना, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो चेक कर रहे हैं या फाइनेंशियल पोजीशन को जो हम चेक कर रहे हैं, तो उससे ये होना चाहिए कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो कैसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए या क्या शो करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो उसका ट्रू होना, सही होना, सत्य होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू और फेयर व्यू होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू होना जरूरी है। किसका? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट करे, है ना, मतलब बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी की एक्चुअल पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। और जो एसेट्स और लायबिलिटी की जो पोजीशन है ना, वो भी कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना, रिप्रेजेंट कर सके। ओके, ठीक है। बात आती है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ही किसी कंपनी के या किसी भी बिजनेस के साथ कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे थर्ड पार्टीज हो, जैसे कि क्रिएटर हो, सप्लायर हो, वो डील करती हैं, या इन्वेस्टर डील करते हैं, या शेयर होल्डर, मतलब जैसे जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, है ना, एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। यदि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखती है तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार फॉर्जरी होती है, फ्रॉड होते हैं। उसमें होता क्या है कि कोई कंपनी क्या करती है, अपनी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन करती हैं, मिस स्टेटमेंट देती हैं, और उसके हिसाब से क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करती हैं, एसेट दिखाने की कोशिश करती हैं, और लोगों को क्या लगता है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करके चले जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये फॉर्जरी फ्रॉड के केसेस से बचने के लिए, है ना, इनका अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग भी किया जाता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो जो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सर, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट जब बनाएंगे, तो सर इसमें हमको एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू के बारे में पढ़ना है। एक्सपेंडिचर और रिवेन्यूज के बारे में पढ़ने हैं। तो देखिए, एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के हो सकते हैं, रिवेन्यू कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं, जिसकी डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और अभी हम इनके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर में 2-3 प्रकार के एक्सपेंडिचर दिए हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो हेडिंग दी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद है ना, रिवेन्यू के रिसिप्ट के बारे में भी अपन देखते हैं कि रिसिप्ट कितने प्रकार की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट भी होगा, है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो अगली जो लेक्चर होगी, है ना, अब हम उसमें क्या करेंगे, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आगे का डिस्कशन हम उसमें करेंगे। और टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कल की लेक्चर में हम यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं कैपिटल और रिवेन्यू के बेस पे और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर या इनकम के बेस पे हम अगला जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।